हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, आज हम इस वीडियो में एक नया चैप्टर डिस्कस करेंगे, दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस हम इसमें यह समझेंगे कि डिबेंचर्स वर्ड का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले अगर हम एक कंपनी की बात करें, ठीक है, तो एक कंपनी में जो सोर्सेज ऑफ फंड होते हैं, यानी फंड को रेज करने के लिए जो सोर्स होता है किसी कंपनी में, वो दो होता है। एक पहला होता है कि फ्रॉम इक्विटी शेयर्स, यानी कंपनी अपने फंड को इक्विटी शेयर के माध्यम से रेज कर सकती है, और दूसरा तरीका होता है फ्रॉम डेट। डेट का मतलब होता है लोन के थ्रू, यानी पब्लिक से कंपनी लोन ले ले और अपने फंड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर ले। तो दो तरीका होता है। तो मान लो अगर कंपनी इक्विटी के माध्यम से फंड को रेज करती है तो उसकी अकाउंटिंग क्या होती है, वो हमने इशू ऑफ शेयर वाले चैप्टर में पढ़ा, बहुत डिटेल से पढ़ा। डीके गोयल के हमने लगभग 60 से 65 क्वेश्चंस भी किए। तो अगर आपको या किसी भी स्टूडेंट्स को शेयर के चैप्टर्स अगर आपको पढ़ने हैं, उनके क्वेश्चंस आपको सीक्वेंस वाइज देखने हैं, तो आप मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है इशू ऑफ शेयर की, ठीक है, तो वहां से आप सीक्वेंस वाइज सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर कंपनी डेट के माध्यम से यानी लोन के माध्यम से अगर फंड को रेज करती है तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले गाइज हम ये समझते हैं कि डिबेंचर्स वर्ड का मतलब क्या होता है। देखो, शेयर वाले चैप्टर में गाइज आपने पढ़ा होगा कि टाइप ऑफ शेयर कैपिटल होता है। उसमें जो पहला टाइप ऑफ शेयर कैपिटल होता है आपने पढ़ा होगा, दैट इज अथराइज्ड शेयर कैपिटल। ठीक है, अथराइज्ड शेयर कैपिटल आपने पढ़ा होगा। तो अथराइज शेयर कैपिटल का मतलब होता है मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी। अब सर, मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी का क्या मतलब होता है? तो गाइज, मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी का मतलब होता है कि हम शेयर के माध्यम से यानी शेयर के थ्रू पब्लिक से कितना फंड रेज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी, जो सेबी के थ्रू अप्रूवल होता है। जैसे मान लो एक कंपनी को 10 करोड़ की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो वो मान लो सेबी के पास गया और सेबी से कहा कि सर, ठीक है, हमको 10 करोड़ रुपया चाहिए, क्या हम पब्लिक से रेज कर सकते हैं शेयर के माध्यम से? तो मान लो सेबी ने कहा कि हाँ ठीक है, आप जो है पब्लिक से 10 करोड़ रुपया रेज कर सकते हैं शेयर के माध्यम से, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। इसका मतलब एक लिमिट लगा दी सेबी ने कि 10 करोड़ रुपया ही हम क्या कर सकते हैं, पब्लिक से ले सकते हैं। कैसे? शेयर के माध्यम से। और मान लो कोई कंपनी शेयर इशू करके 10 करोड़ की जो उसकी रिक्वायरमेंट थी वो ले लिया। कंपनी ने जो 10 करोड़ की रिक्वायरमेंट थी वो शेयर को इशू करके वो क्या कर लिया, रेस कर लिया। लेकिन इसके बाद भी अगर कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो क्या होगा गाइस, सोचो। 10 करोड़ रुपया किसी कंपनी को चाहिए था, मैक्सिमम चाहिए था, वो उसने क्या, कंपनी ने क्या किया, शेयर के माध्यम से यानी कि शेयर को इशू करके पब्लिक से रेस कर लिया। लेकिन इसके बाद भी अभी फंड की रिक्वायरमेंट है कंपनी में, तो कंपनी के पास गाइस एक ही ऑप्शन आता है, लोन लेना। ठीक है, और वो जो लोन का अमाउंट है ना गाइस, वो कंपनी कहाँ से लेती है? पब्लिक से लेती है, किसी बैंक से नहीं, पब्लिक से लेती है। तो क्या होगा अगर कंपनी पब्लिक से लोन लेगी? देखो, यहाँ पे मैंने एक जो है आपके लिए डायग्राम भी बना रखा है। देखो, जैसे मान लो एक कंपनी है, कंपनी कौन होता है? इशूअर। जैसे आपने शेयर वाले चैप्टर में पढ़ा कि एक कंपनी शेयर को इशू करती है, तो कंपनी को क्या बोला जाता है? इशूअर। ठीक है, अच्छा, जैसे मान लो कोई कंपनी है, इसको फंड की रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये शेयर के माध्यम से फंड रेज नहीं करेगी क्योंकि वो लिमिट पूरी हो चुकी है। तो अब कंपनी के पास बस एक ऑप्शन है, लोन लेना। तो कंपनी पब्लिक से क्या कहती है कि हमको लोन दे दो। अब मान लो कोई कंपनी है, वो पब्लिक से लोन ले ली। देखो यहाँ एरो बना ना, पब्लिक से कंपनी ने क्या किया, लोन ले लिया। ठीक है, तो पब्लिक क्या कहती है कि भैया हमने आपको लोन तो दे दिया, लेकिन क्या सबूत है? ठीक है, कैसे हम जानेंगे कि हाँ हमने आपको लोन दिया है, या हमारे पास क्या सबूत होगा? अगर कल का आप भाग जाओ तो हम क्या सबूत लेकर के कोर्ट में जाएंगे? आपके खिलाफ अगर मान लो केस करना हुआ, आप भाग गए, तो कंपनी कहती है डोंट वरी, हम आपको एक सर्टिफिकेट बना के देते हैं। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, यानी जो इशूअर होता है वो पब्लिक को एक सर्टिफिकेट बना के देती है। पब्लिक मतलब डिबेंचर होल्डर। ठीक है, अब डिबेंचर होल्डर क्या होता है? जैसे शेयर होल्डर आपने सुना होगा कि कंपनी में जो पैसा, जो लोग, जो पब्लिक शेयर के थ्रू पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो उन पब्लिक को कंपनी उस पब्लिक को क्या बोला जाता है? शेयर होल्डर। उसी तरीके से अगर पब्लिक किसी कंपनी को लोन देती है, ठीक है, तो ऐसे में हम पब्लिक को क्या बोलते हैं फिर? डिबेंचर होल्डर। यानी लोन देने वाले पर्सन को क्या बोला जाता है? डिबेंचर होल्डर। यानी अगर हम किसी भी कंपनी का डिबेंचर परचेज करते हैं तो हमें क्या बोला जाएगा? डिबेंचर होल्डर बोला जाएगा। ठीक है, तो देखो कंपनी क्या करती है, एक सर्टिफिकेट बना के देती है। अच्छा, अब सर्टिफिकेट में क्या लिखा होता है? तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं गाइस। क्या लिखा होता है? देखो, इसमें ये लिखा होता है, ये जो सर्टिफिकेट होता है इसमें लिखा होता है फेस वैल्यू, यानी आपसे कंपनी कितना फेस वैल्यू का अमाउंट ले रही है। जैसे मान लो कंपनी आपसे 10 लाख रुपया ले रही है,
एक एग्जांपल ले लेते हैं, 10 लाख रुपए आपसे कंपनी ले रही है, तो इसको बोलते हैं फेस वैल्यू, यानी जो लोन का अमाउंट है वो, जो लोन का अमाउंट होता है उसे फेस वैल्यू बोला जाता है। दूसरी चीज़ इसमें लिखी होती है टेन्योर। टेन्योर का मतलब कंपनी आपसे जो पैसा ले रही है वो कितने साल के लिए ले रही है, 10 साल, 5 साल, ठीक है, 15 साल, कितने साल के लिए आपका पैसा लिया जा रहा है, या फिर यूं कहें कि आप कंपनी में कितने साल के लिए पैसा दे रहे हो, दैट इज टेन्योर, ठीक है, समय अवधि जिसको कहते हैं। थर्ड पॉइंट है इंटरेस्ट रेट। भाई हम अगर पैसा, देखो आपको पता होगा कि अगर मान लो हम जनरली बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक वाला हमको हमारे ऊपर क्या चार्ज करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है, ठीक है, या फिर यूं कहें कि बैंक हमसे क्या लेता है, इंटरेस्ट लेता है, ठीक है, बैंक वाला हमसे क्या लेगा, इंटरेस्ट लेगा। भाई अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक वाला हमसे क्या लेगा, इंटरेस्ट लेगा, यानी हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है बैंक को अगर हम बैंक से लोन लेते हैं। सेम उसी तरीके से अगर कोई कंपनी पब्लिक से लोन लेती है तो कंपनी भी क्या करती है, पब्लिक को इंटरेस्ट प्रोवाइड कराती है। इंटरेस्ट रेट कुछ भी हो सकता है, वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी कितना रेट दे रही है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखा हुआ कि कंपनी जो भी लोन लेगी उस पर 10% पर एनम के रेट से आपको क्या देगी, इंटरेस्ट देगी, ठीक है। तो ये भी चीज़ें इसमें लिखी रहती हैं। फोर्थ पॉइंट इसमें ये भी लिखा रहता है रिडेम्पशन वैल्यू। अब ये रिडेम्पशन वैल्यू का क्या क्या मतलब होता है, रिडेम्पशन वैल्यू का मतलब होता है रीपेमेंट, यानी जब आपको रीपेमेंट किया जाएगा 10 साल बाद, 5 साल बाद, जैसा भी टेन्योर हो, फिक्स किया गया हो, ठीक है, आपका और कंपनी के बीच में, तो 10 मान लो 10 साल का टेन्योर है, तो 10 साल बाद जब कंपनी आपको रीपेमेंट करेगी, ठीक है, तो रीपेमेंट को क्या बोलते हैं, रिडेम्पशन। तो रीपेमेंट के समय आपको कितना पेमेंट किया जाएगा, आपने 10 लाख तो दिया था, तो क्या आपको सिर्फ 10 लाख यानी प्रिंसिपल अमाउंट ही दिया जाएगा, या फिर उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। तो गाइस दोनों दिया जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट तो दिया ही जाता है, साथ ही साथ इंटरेस्ट का अमाउंट भी पेमेंट किया जाता है। तो दैट इज रिडेम्पशन वैल्यू, यानी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, इन दोनों को ऐड करके क्या बोलते हैं, रिडेम्पशन वैल्यू बोलते हैं। तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस इस कागज के टुकड़े पे लिखा रहता। क्या फेस वैल्यू क्या होगा, क्या था आपके, मतलब जो लोन आप कंपनी ने लिया था वो कितना था, क्या अमाउंट था, टेन्योर कितने साल के लिए आपसे लोन लिया गया था, इंटरेस्ट रेट किस रेट से इंटरेस्ट कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी, रिडेम्पशन वैल्यू यानी एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट, उस टाइम में कंपनी आपको रिडेम्पशन वैल्यू यानी कितना अमाउंट पे करेगी, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट दोनों मिला करके कितना आपको पे किया जाएगा। तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस इस कागज के टुकड़े पे गाइज लिखी होती है, ठीक है। तो ये कागज का टुकड़ा नहीं, ये एक सर्टिफिकेट होता है, और इसी सर्टिफिकेट को हम क्या बोलते हैं गाइज, डिबेंचर्स बोलते हैं, ठीक है। तो डिबेंचर का मतलब कोई फिजिकल चीज नहीं आपको दे दी जाती कि कोई एसेट आपको दे दी जा रही है, ऐसा नहीं, ये बस एक कागज का टुकड़ा होता है और उस पर क्या लिखा होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं। तो इसी कागज के टुकड़े को हम क्या बोलते हैं, डिबेंचर, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिबेंचर का क्या मतलब होता है। अब एक चीज और ध्यान से सुनो, जैसे देखो इसमें जो 10% रेट, जो इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ 10%, इसको हम एक नाम से और जानते हैं, दैट इज कूपन रेट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इंटरेस्ट रेट का दूसरा नाम क्या होता है, तो गाइस उसको कूपन रेट बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये जो डिबेंचर्स होते हैं, डिबेंचर्स जो वर्ड है, इसको भी हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज बॉन्ड। आपने सुना होगा कभी कि बॉन्ड है ना, सर बॉन्ड 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 बोलते रहते हैं क्लास में, नहीं समझ में आता तो कुछ नहीं गाइस, ये डिबेंचर का ही दूसरा नाम होता है बॉन्ड। तो बॉन्ड को ही क्या बोलते हैं, डिबेंचर, या डिबेंचर को ही क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ कि डिबेंचर का मतलब क्या होता है गाइस। तो देखो डिबेंचर इज नथिंग, डिबेंचर का मतलब क्या होता है कि कंपनी जब पब्लिक से लोन लेती है तो उस लोन के बदले कंपनी, ठीक है, आपको विश्वास के लिए, आपके फेथ के लिए कंपनी क्या करती है, एक सर्टिफिकेट बना के देती है, और उस सर्टिफिकेट पे क्या लिखा होता है, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं, ठीक है। तो ये जो कागज का टुकड़ा यानी ये जो सर्टिफिकेट आपके हाथ में आता है ना, इसी सर्टिफिकेट को क्या बोलते हैं गाइस, डिबेंचर बोलते हैं। ओके, आइए इसका मीनिंग देख लेते हैं। अगर आपको लिखना हो एग्जाम में तो कैसे लिखेंगे, मीनिंग ऑफ डिबेंचर्स। देखो कह रहा है कि डिबेंचर इज अ रिटन इंस्ट्रूमेंट और डॉक्यूमेंट। तो डिबेंचर क्या है गाइस, एक रिटन इंस्ट्रूमेंट या फिर डॉक्यूमेंट है, इशूड बाय द कंपनी, जो किसके द्वारा इशू किया जाता है, कंपनी के द्वारा, एक्नॉलेजिंग द बोरोइंग्स डेट्स। ये इस बात का एक्नॉलेज, एक प्रमाण होता है कंपनी के लिए कि हाँ हमने आपसे लोन लिया है। इस बात को कंपनी खुद, मतलब कंपनी एक तरीके से खुद कबूल करती है कि हाँ मैंने आपसे लोन लिया है, एक्नॉलेज करती है कंपनी खुद, ठीक है। अच्छा ये क्या होता है, द टर्म्स ऑफ रीपेमेंट, प्रिंसिपल एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट अ स्पेसिफाइड रेट आर स्टेटेड इन द डॉक्यूमेंट। और इस डॉक्यूमेंट में ये भी लिखा रहता है कि जब हम आपको रिडम्पशन वैल्यू देंगे, यानी जब आपका रीपेमेंट करेंगे, तो उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट, आपके लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो, प्लस आपको इंटरेस्ट भी देंगे एक स्पेसिफाइड रेट से, 10% के रेट से, 12% के रेट से, जो भी कंपनी डिसाइड करे। तो ये सारी बातें आपको इस कागज़ के टुकड़े में, यानी इस सर्टिफिकेट में, या यूं कहें कि इस डिबेंचर में
लिखी रहती हैं, और इसी सर्टिफिकेट को क्या बोला जाता है, डिबेंचर बोला जाता है। तो आई होप आपको सर ये क्लियर हो गया होगा कि डिबेंचर क्या होता है। ठीक है, आइए एक दूसरी टर्मिनोलॉजी है मीनिंग ऑफ ट्रस्ट डीड। गाइस ट्रस्ट डीड का क्या मतलब होता है, सबसे पहले हम इसको एक फ्लो चार्ट से समझते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो एक कंपनी है और दूसरी तरफ डिबेंचर होल्डर्स हैं यानी कि पब्लिक हैं। अब आपको पता है कि जो पब्लिक होती है वो क्या करती है, कंपनी को लोन प्रोवाइड कराती है ना, या यूं कहें कि कंपनी क्या करती है, बोरोइंग करती है पब्लिक से, और इसके बदले में कंपनी क्या करती है, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इंटरेस्ट प्रोवाइड तो करती है, इस बात की गारंटी तो कंपनी आपको देती है, लेकिन कंपनी आपको आपसे कोई घपलाबाजी ना करे, आपसे कोई फ्रॉड ना करे। ठीक है, तो इस बात का यानी इस बात की विश्वसनीयता के लिए कंपनी क्या करती है, कुछ पर्सन्स को अपॉइंट करती है। जैसे मान लो ये एक पर्सन है, ठीक है, और मान लो एक पर्सन ये है। ठीक है, इनके नाम है, मान लो ये ए है और ये बी है, तो मान लो 2 पर्सन अपॉइंट कर दी कंपनी, और ये जो पर्सन अपॉइंट किए जाते हैं ना गाइस, इनको ट्रस्टीड बोला जाता है, ट्रस्टीज बोला जाता है। और इन ट्रस्टीज को कुछ पावर भी दी जाती है, जैसे 1 2 3 4। अब सर ये मत पूछना कि सर पावर क्या क्या होती है, तो गाइस इसमें पावर ये होती है, बहुत सारी पावर्स इनको दी जाती है ताकि ये लोग क्या कर सकें, आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें। देखो ये पावर किससे रिगार्डिंग होती है, किससे रिलेटेड होती है, टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर्स होल्डर्स, यानी आपको जो इंटरेस्ट प्रोवाइड कराना है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, आपसे कोई फ्रॉड ना हो सके, आपसे कोई बेईमानी ना हो सके। ठीक है, इस बात की गारंटी के लिए कंपनी क्या करती है, कुछ ट्रस्टीज को अपॉइंट करती है जो क्या करते हैं, आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब आपको सही टाइम पे, ठीक है, पूरा जो आपका इंटरेस्ट बनता है वो आपको मिले। इन सारी चीज़ों के लिए कंपनी क्या करती है, कुछ पर्सन्स को अपॉइंट करती है, जिसको क्या बोला जाता है, ट्रस्टीज बोला जाता है। अच्छा, जो ट्रस्टीज को पावर्स दी जाती हैं, ठीक है, एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म पे लिखा जाता है कि ये जो पर्सन है, यानी जो पर्सन अपॉइंट किए जाते हैं, ये पर्सन क्या क्या कर सकता है, मतलब इसके पास क्या क्या पावर होती है, वो सारी चीज़ें एक पेपर पे लिखी होती हैं। और वो जो जिस पेपर पे वो सारी चीज़ें जो पावर्स लिखी होती हैं उसको बोलते हैं डिबेंचर ट्रस्ट डीड। क्या बोलते हैं, डिबेंचर ट्रस्ट डीड, यानी हमारे, या फिर ऐसे कह लो कि कंपनी और इन पर्सन, ये जो पर्सन अपॉइंट किया गया, इनके बीच में एक डीड बनाई जाती है कि हाँ भैया हम आपको ये पावर देते हैं जिससे कि आप क्या कर सको, जो पब्लिक है जिन्होंने हमको लोन दिया उनके इंटरेस्ट को आप प्रोटेक्ट कर सको। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ट्रस्ट डीड का मतलब क्या होता है, कि जो ट्रस्टीज होते हैं और उनको जो पावर मिली होती है, ठीक है, जो भी पावर होती है। अब ये मत आप पूछिए क्योंकि ये सारी चीज़ें आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, बस मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि जो पावर का इस्तेमाल इनको करने को दिया जाता है, ठीक है, जो भी लिख करके इनको दिया जाता है, वही जो पेपर होता है जो उसमें लिखा होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा पार्टनरशिप वाले चैप्टर में पार्टनरशिप डीड, तो उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से होता है। तो इन ट्रस्टीज को जो भी पावर मिलती है, ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, डिबेंचर ट्रस्ट डीड बोला जाता है, जो कंपनी और ट्रस्टीज के बीच में होता है कि कैसे वो अपनी पावर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, डिबेंचर होल्डर के जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट के रिगार्डिंग, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आइए देखिए, इसमें यही चीज़ लिखा हुआ है, मीनिंग ऑफ ट्रस्ट डीड। इसमें लिखा हुआ कि कंपनी इशूइंग डिबेंचर्स टू द पब्लिक, यानी कंपनी क्या करती है, डिबेंचर इशू करती है पब्लिक को, इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट ट्रस्टीज, जिसके लिए कंपनी क्या करती है, कुछ ट्रस्टीज को अपॉइंट करती है, एंड एग्जीक्यूट अ ट्रस्ट डीड, और एक ट्रस्ट डीड भी एग्जीक्यूट किया जाता है इनके सामने। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रस्टीज, जिसमें ट्रस्टीज की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स थ्रू द पावर्स ग्रांटेड बाय द ट्रस्ट डीड, ताकि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें, मतलब डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें थ्रू पावर के थ्रू। ठीक है, तो उस पावर का इस्तेमाल ये लोग करते हैं जिससे हमारे साथ कोई घपलाबाजी ना हो पाए। ठीक है, तो दैट इज ट्रस्ट डीड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद हम देखते हैं अकाउंटिंग, यानी अगर कोई कंपनी डिबेंचर को इशू करते हैं, जैसे शेयर वाले चैप्टर में आपने देखा कि कंपनी जब शेयर को इशू करके फंड को रेस करती है तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती थी, है ना, कुछ जर्नल एंट्रीज आप करते थे, तो वही सारी चीज़ें यहाँ भी करनी है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल शेयर के चैप्टर की ही जैसी हैं, तो मैं आपको समझा रहा हूँ, देखो आप समझो। तो अकाउंटिंग की अगर हम बात करें इशू ऑफ डिबेंचर्स की, तो देखो 3 तरीका होता है डिबेंचर को इशू करने का। एक तो कंपनी फॉर कैश डिबेंचर को इशू कर सकती है, यानी कंपनी क्या करेगी, आपसे लोन लेगी यानी कि कैश लेगी, बदले में आपको क्या दे देगी, डिबेंचर दे देगी। दूसरा तरीका होता है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब क्या होता है कि आपसे कैश नहीं लिया जाएगा,
ठीक है, कैश के अलावा कुछ लिया जाएगा और उसके बदले में आपको डिबेंचर दिया जाएगा। और तीसरा तरीका होता है एज कोलैटरल सिक्योरिटी। इसमें दो मेथड हैं, उन दोनों मेथड की हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर कोई कंपनी फॉर कैश डिबेंचर इशू करती है तो उसमें कितनी कंडीशन बन सकती है। सेम उसी तरीके से जैसे इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ शेयर वाले चैप्टर में हुआ था। देखो, अगर कंपनी डिबेंचर को इशू कर सकती है, तीन तरीके से इशू कर सकती है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। एट पार का मतलब जैसे मान लो किसी कंपनी का डिबेंचर 100 रुपीज़ का है तो वो 100 में ही आपको सेल करेगी, बेचेगी, तो उसको बोलते हैं एट पार। यानी जो उसका फेस वैल्यू होगा डिबेंचर का उतने में ही ये कंपनी को आपको बेचेगी, तो उसको बोलते हैं एट पार। एट प्रीमियम का मतलब होता है कि कंपनी के डिबेंचर का जो फेस वैल्यू होता है उससे वो ज़्यादा पैसा आपसे लेगी। जैसे मान लो किसी कंपनी का एक डिबेंचर 100 रुपये का, लेकिन कंपनी आपसे एक डिबेंचर का 120 ले रही है, तो 20 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा आपसे चार्ज किया जा रहा है दैट इज़ प्रीमियम। ठीक है, दैट एक्स्ट्रा अमाउंट इज कॉल्ड प्रीमियम। ओके, इसके बाद थर्ड होता है एट डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि मान लो कोई कंपनी है 100 रुपये का डिबेंचर आपको 80 में दे रही है, तो उसको बोलते हैं एट डिस्काउंट। ठीक है, अच्छा, इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, तो यहाँ देखो लिखा हुआ सेम जस्ट लाइक शेयर। जैसे आपने शेयर में पढ़ा था उसी तरीके से यहाँ भी इसकी अकाउंटिंग होनी है। ठीक है, अच्छा, सेकंड, इसका सेकंड केस देखिए। जैसे अगर मान लो कंपनी शेयर को इशू करती है, कैसे गाइस, एक सेकंड, अगर मान लो कंपनी शेयर को इशू करती है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो देखो इसमें एक होता है कि आपको डिबेंचर जो इशू किए जाते हैं वो प्रमोटर्स को किए जा सकते हैं, या फिर किसी अंडरराइटर्स को, या फिर किसी वेंडर्स को। ठीक है, वेंडर्स मतलब जिनसे हम असेट्स परचेज करते हैं। ठीक है, और प्रमोटर्स का मतलब होता है जो कंपनी को स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उनको प्रमोटर बोलते हैं। तो कंपनी इन तीन लोगों को, प्रमोटर्स को, अंडरराइटर्स को और वेंडर्स को डिबेंचर इशू कर सकती है। तो अगर इन तीनों लोगों को डिबेंचर इशू किया जा रहा है तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसी होगी, बिल्कुल सेम जैसे आपने शेयर वाले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, अब बचता है एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ये एक नई चीज़ है, इसको मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। आइए देखो, पहले वन बाय वन समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर कंपनी डिबेंचर को इशू करती है, कैसे, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, यानी कंपनी अगर डिबेंचर को कैश पे इशू करती है, मतलब आपसे कैश लेगी और बदले में डिबेंचर देगी, तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। तो इसमें देखो लिखा हुआ ऑल द जर्नल एंट्रीज एंड कॉन्सेप्ट विल रिमेन सेम, यानी सारी चीज़ें, सारी जर्नल एंट्रीज, सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम होंगे। जस्ट वी हैव टू मेक 2 रिप्लेसमेंट, सिर्फ आपको 2 रिप्लेसमेंट करना है। ठीक है गाइज, वो 2 रिप्लेसमेंट क्या है, देखो जहाँ पे आप देखो, ये थोड़ा सा डायग्राम इधर उधर हो गया है, मैं फिर भी आपको समझा दे रहा हूँ। देखो, जैसे आपने शेयर वाले चैप्टर में पढ़ा था, शेयर कैपिटल आप एंट्री करते थे तो आता ना बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो जहां जहां आप शेयर वाले चैप्टर में शेयर कैपिटल लिखा करते थे वहां पे आपको क्या लिखना है, परसेंटेज डिबेंचर। देखो ये थोड़ा सा इधर से इधर आ गया है, यहाँ से इधर आ गया। ठीक है, तो डोंट वरी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो जहां जहां आप शेयर कैपिटल लिखा करते थे वहां क्या लिखेंगे, परसेंटेज डिबेंचर। और जहां जहां आप शेयर कैपिटल लिखा करते थे, देखो यहाँ पे कैपिटल, सॉरी, जहां पे आप शेयर लिखा करते थे वहां पे आपको क्या लिखना है, डिबेंचर लिखना है। बस यही 2 चेंजेस, 2 रिप्लेसमेंट आपको करनी है। फिर से बता दे रहा हूँ, आप शेयर वाले चैप्टर में जहां जहां पे एंट्री में शेयर कैपिटल लिखते थे उसको रिप्लेस कर देना और वहां पे क्या लिखना है, परसेंटेज डिबेंचर्स लिखना है। और जहां जहां आप शेयर लिखते थे वहां उसको रिप्लेस करके हम क्या लिख देंगे, डिबेंचर। जैसे देखो इसकी मैंने एक एंट्री कर रखी है। जैसे पहली एंट्री अगर आपको याद हो शेयर वाले चैप्टर में तो क्या होती थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब यहाँ देखो जो शेयर वर्ड आ गया ना, इसको हम काट देंगे और शेयर की जगह क्या लिख देंगे, डिबेंचर। शेयर की जगह क्या लिख देंगे, डिबेंचर। तो एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। और दूसरी एंट्री करते थे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। शेयर की जगह क्या आ जाएगा, डिबेंचर। तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। और टू शेयर कैपिटल लिखते थे तो टू शेयर कैपिटल, यानी जहां शेयर कैपिटल वर्ड यूज करते थे वहां हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज डिबेंचर। तो सेकंड एंट्री आपकी क्या बन जाएगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स टू परसेंटेज डिबेंचर। ठीक है, ओके, अभी क्वेश्चन करेंगे तो और आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। और एक नोट इसमें देखो मैंने लिखा है क्या, कि मान लो सिक्योरिटी प्रीमियम इफ एनी विल बी क्रेडिट। अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम देता है तो उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट, जैसे वहां भी क्रेडिट करते थे शेयर वाले चैप्टर में। ठीक है, नोट नंबर सेकंड है, इसमें डिस्काउंट भी आ सकता है। तो कह रहा है कि अगर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, यानी अगर डिस्काउंट पर डिबेंचर इशू किए जा रहे हैं, अगर वो है तो उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे कैपिटल वाली एंट्री में, यानी यहाँ अगर हम बात करें तो डिबेंचर वाली एंट्री में। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद सेकंड होता है क्या, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यानी अगर इशू ऑफ डिबेंचर जो है, यानी डिबेंचर अगर इशू किए जा रहे हैं अदर देन कैश, यानी कि प्रमोटर को,
अंडरराइटर को या फिर किसी वेंडर को, तो 100% सारे कॉन्सेप्ट्स एंड जर्नल एंट्रीज क्या हैं, सेम है। ओके। थर्ड था इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटीज। ये एक नई चीज है और ये इंपॉर्टेंट भी है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो गाइस इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसको आपको 100% करके जाना है, ठीक है। तो देखो आइए मैं आपको समझाता हूँ कि इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है। देखो जैसे मान लो कोई कंपनी है, कंपनी क्या करती है, मान लो किसी बैंक से लोन ले ली, ठीक है, बैंक से, याद रखना बैंक से, किसी बैंक से मान लो कंपनी ने क्या किया, लोन लिया, मान लो 5 लाख रुपए का कंपनी ने बैंक से लोन लिया। तो आपको पता है जब हम किसी बैंक से, मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ, एक प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, जब आप किसी बैंक से लोन लेने जाते हैं तो बैंक आपसे क्या लेता है, सिक्योरिटी लेता है ना। वो जब से नीरव मोदी भाग गए हैं बैंक लेकर के, तब से बैंक वाला पैसा लेकर के भागे हैं वो विदेश, तब से बैंक वाले और ज्यादा सतर्क हो गए हैं। बिना सिक्योरिटी के लोन वैसे भी पहले नहीं देते थे, लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं देते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो कोई कंपनी है जो किसी बैंक से क्या करती है, लोन लेती है, तो बैंक वाला कहता है देखो भैया हम आपको लोन तो दे देंगे लेकिन इसके बदले हमें कुछ सिक्योरिटी चाहिए। तो कंपनी ने मान लो बिल्डिंग और फर्नीचर अपना एज अ सिक्योरिटी बैंक को दे दिया कि ये आपके नाम है, अगर हम आपको भविष्य में रीपेमेंट नहीं कर पाते तो आप हमारा ये जो बिल्डिंग है और ये जो फर्नीचर है, ठीक है, इसको आप सेल करके जो भी पैसा रिकवर होगा उससे अपने लोन की भरपाई कर लीजिएगा। लेकिन अच्छा ठीक है, तो ये जो बिल्डिंग या फर्नीचर जो एज अ सिक्योरिटी कंपनी बैंक के पास रख रही है, इसको बोलते हैं प्राइम सिक्योरिटी, प्राइम यानी प्रथम सिक्योरिटी, और इसी को दूसरा नाम होता है प्रिंसिपल सिक्योरिटी भी इसको बोलते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अब ध्यान से सुनना, कभी कभी क्या होता है कि बैंक कंपनी से ये बोलता है कि देखो हमने आपको 5 लाख रुपए का लोन दिया, ठीक है, और जो आप हमको सिक्योरिटी यानी जो ये बिल्डिंग और फर्नीचर एज अ सिक्योरिटी आप मेरे पास रख रहे हो ना, ये सफिशियंट नहीं है मेरे लिए, ठीक है। मतलब इसकी मतलब मेरा जो लोन की अमाउंट, जो मैं आपको लोन दे रहा हूँ 5 लाख का, और जो आप मुझे सिक्योरिटी के रूप में बिल्डिंग और फर्नीचर दे रहे हो, ये मेरे लिए सफिशियंट नहीं है, इसके अलावा भी मुझे और कुछ चाहिए। तो कंपनी कहती अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक है कोई बात नहीं, हम आपको एक और क्या करते हैं, अपनी कंपनी का डिबेंचर दे देते हैं। तो कंपनी क्या करती है, अपने ही कंपनी का डिबेंचर इशू कर देती है, किसको, बैंक को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा ना, डिबेंचर सर्टिफिकेट इशूड टू बैंक ऑफ ₹4 लाख। तो मतलब कंपनी ने क्या किया, एक तो बिल्डिंग और फर्नीचर एज अ सिक्योरिटी बैंक के पास रखा ही रखा, लेकिन जब बैंक ने कहा कि ये सफिशियंट नहीं है, जो हमारे लोन की वैल्यू है और जो आप ये सिक्योरिटी दे रहे हो एज अ एसेट, ये सफिशियंट नहीं है, हमें कुछ एक्स्ट्रा भी दीजिए। तो कंपनी क्या करती है, कुछ एक्स्ट्रा के फॉर्म में, मतलब कि वो कंपनी क्या करती है, अपने ही कंपनी का कुछ डिबेंचर यानी कुछ रुपीस, जैसे कि 4 लाख रुपए का डिबेंचर इशू कर दिया, ठीक है। तो ये जो डिबेंचर इशू किया गया एज अ सिक्योरिटी, याद रखना एज अ सिक्योरिटी, बेचा नहीं जा रहा, एज अ सिक्योरिटी ये जो डिबेंचर इशू किया जा रहा है गाइस, इसी को बोलते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी, या इसी का दूसरा नाम होता है सेकेंडरी सिक्योरिटी। तो प्राइमरी सिक्योरिटी का मतलब जो कंपनी जो भी असेट, ठीक है, जो असेट वगैरह मोर्गेज करती है यानी कि गिरवी रखती है, ठीक है, एज अ सिक्योरिटी, उसको प्राइमरी सिक्योरिटी या प्राइम सिक्योरिटी कहते हैं। और डिबेंचर के फॉर्म में जो वो एज अ सिक्योरिटी बैंक के पास देती है या बैंक को इशू करती है, उसको बोलते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कोलैटरल सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है। तो कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब जो सेकेंडरी सिक्योरिटी होती है, ठीक है। अच्छा, इससे रिगार्डिंग एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, ये जो डिबेंचर इशू किए जा रहे हैं ये एज अ कोलैटरल इशू किए जा रहे हैं, ठीक है, मतलब एज अ सिक्योरिटी इशू किए जा रहे हैं, ना कि बेचे जा रहे हैं। तो इसीलिए इस वाले डिबेंचर पे कंपनी कोई भी इंटरेस्ट नहीं देती है बैंक को, याद रखना, देना भी नहीं है भाई, ये तो हम एज अ सिक्योरिटी रख रहे हैं, बेच तो नहीं रहे ना, तो इसीलिए इस पर कोई भी इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया जाता। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आइए अगर इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो इसमें 2 मेथड इस्तेमाल किया जाता है, यानी 2 अकाउंटेंट हैं, दोनों अलग अलग अकाउंटिंग करते हैं। पहला अकाउंटेंट पहले मेथड को फॉलो करता है, जो पहली एंट्री इसमें करता है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। भाई कंपनी को पैसा दे रहे हो, कंपनी बैंक से पैसा ले रही है, तो कंपनी के पास पैसा आता है तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और क्योंकि कंपनी बैंक से लोन ले रही है तो ये कंपनी के लिए एक लाइबिलिटी है, तो इसीलिए हम लाइबिलिटी को भी यहाँ रिकॉर्ड करते हैं टू बैंक लोन करके। लाइबिलिटी का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, टू बैंक लोन अकाउंट, अमाउंट कितना, 5 लाख, ठीक है। इसी तरीके से जो दूसरा अकाउंट होता है, जो सेकंड मेथड को फॉलो करते हैं, वो भी सेम एंट्री करते हैं, यानी बैंक लोन जो लिया जाता है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, ठीक है, दोनों लोग सेम एंट्री करते हैं। लेकिन पहले मेथड में हम दूसरी कोई एंट्री नहीं करते, मतलब हम जो एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी जो डिबेंचर इशू कर रहे हैं ना, उसकी कोई एंट्री नहीं करते हैं। हम ये मानते हैं कि भाई हमने आपको डिबेंचर बेचा थोड़ी है, हम तो एज अ कोलैटरल आपके पास रखा है, तो उसकी हम कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। लेकिन दूसरा मेथड ये कहता है कि हम जो डिबेंचर इशू कर रहे हैं एज अ कोलैटरल, उसकी भी हम एंट्री करेंगे, ठीक है। और क्या एंट्री करेंगे, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट,
ठीक है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर सस्पेंस को डेबिट क्यों किया जा रहा है? ये कंपनी मानती है कि ये हमारे लिए एक असेट है भाई, ये हमारी मतलब हमारा जो डिबेंचर तो हमारा है, भले आपके पास है लेकिन है किसका? मेरा है। तो कंपनी इसको अपना असेट मानती है, और असेट का बढ़ना क्या होता है? क्रेडिट। और क्योंकि कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है तो एक तरीके से ये कंपनी की क्या मान ली जाती है? लायबिलिटी, जो है नहीं मान ली जाती है। ठीक है, और इसका नरेशन लिख देंगे, बीइंग डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ओके। अच्छा, एक चीज मैं बताऊं कि आपको एग्जाम में क्या करना है सर, पहला मेथड हम फॉलो करें या सेकंड? तो देखो, अगर एग्जाम में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि आपको फर्स्ट मेथड फॉलो करना है या सेकंड, तो आप हमेशा सेकंड मेथड को फॉलो करेंगे। ये सीबीएसई की गाइडलाइन है, मतलब सीबीएसई ने बोल रखा है कि अगर कोई कंपनी एज अ कोलैटरल डिबेंचर को इशू करती है तो उसकी जो सेकंड वाली एंट्री होती है ना, यानी ये वाली डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, ये भी आपको करना है। ठीक है, तो आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, आप अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते, क्योंकि सीबीएसई ने बोल रखा है। तो पहले मेथड को आप नहीं फॉलो करेंगे, आप हमेशा कौन से मेथड को फॉलो करेंगे? सेकंड मेथड को। आइए, अगर इसकी बैलेंस शीट बनानी हो तो देखो, मेथड फर्स्ट में हम क्या करते हैं, क्योंकि देखो जो बैंक लोन लिया कंपनी ने वो क्या है? कंपनी की लायबिलिटी है 5 लाख रुपया, तो वो लायबिलिटीज में दिखा देंगे। दूसरा, लोन लेने से पैसा भी आता है बैंक में 5 लाख का, वो असेट हो गया, बैलेंस शीट टैली कर गई। सेकंड मेथड ही आपको फॉलो करना, ये वाला नहीं करना है। सेकंड मेथड में क्या कहता है कि ठीक है, आपने बैंक से लोन लिया, वो आपकी लायबिलिटी थी, आपने 5 लाख रिकॉर्ड कर दिया, आपके पास 5 लाख का कैश यानी बैंक में पैसा आ गया, 5 लाख आपने एसेट में दिखा दिया। फिर आपको क्या करना है? डिबेंचर्स जो कंपनी की लायबिलिटी है ना भाई, डिबेंचर हमने इशू किया तो कंपनी की क्या एक तरीके से लायबिलिटी है, तो 4 लाख की मान लो डिबेंचर इशू हुआ था, तो वो अंदर ही दिखाएंगे, और इसमें से हम माइनस क्या कर देंगे? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। तो अल्टीमेटली इसका जो आंसर आएगा वो नील आ जाएगा, कोई इंपैक्ट, और बैलेंस शीट बराबर ही हो जाएगी। 5 लाख तब भी, 5 लाख तब भी दिखेगा। तो बस आपको क्या करना है, एक तो देखो बैंक लोन लायबिलिटी मान करके दिखाना, और दूसरा बैंक में पैसा आया उसको एसेट क्रिएट करके दिखाना है। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे? जो डिबेंचर इशू किया गया उसके अमाउंट को आप अंदर लिखेंगे जितने का होगा, और उसमें से माइनस कर देंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट सेम अमाउंट से, तो इसका इंपैक्ट अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? नील ही आ जाएगा। लेकिन क्योंकि सीबीएसई ने बोल रखा है तो आपको यही मेथड फॉलो करना होगा, यानी कि सेकंड मेथड आपको फॉलो करना होगा। तो आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आइए गाइस, आज हम डीके गोयल का इशू ऑफ डिबेंचर का पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन किस बेस पे है, किस केस पे है? इशू ऑफ डिबेंचर एट पार, यानी कंपनी अगर डिबेंचर को एट पार इशू करती, मतलब फॉर कैश वाला केस है। तो देखो इस कंडीशन में हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि एक्स लिमिटेड इशू 2015% डिबेंचर्स। गाइज ये जो 15% है ना, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ऑफ ₹100 ईच, यानी एक डिबेंचर की जो फेस वैल्यू वो कितना है? 100 है। जनरली मिनिमम जो एक डिबेंचर की फेस वैल्यू होती है वो 100 होती है, इस बात को आप जानते रहिएगा। बहुत बार क्वेश्चन में नहीं लिखा रहता कि फेस वैल्यू क्या है, तो आप 100 ही मान के चलेंगे, क्योंकि मिनिमम जो फेस वैल्यू होती है डिबेंचर की वो कितना होती है गाइस? 100 ही होती है। ओके, अच्छा आगे कह रहा है कि पेबल एज फॉलो ₹25 ऑन एप्लीकेशन, 25 ऑन अलॉटमेंट एंड ₹50 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगाया जा रहा है। और नीचे लिखा हुआ कि एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 3000 डिबेंचर्स। देखो कंपनी कितना डिबेंचर इशू कर रही थी? 2000, लेकिन एप्लीकेशन कितने की आ गई? 3000 डिबेंचर्स की। तो कौन सा केस बन गया? ओवर सब्सक्रिप्शन का। ओके, आगे कह रहा कि एप्लीकेशंस फॉर 1600 डिबेंचर्स वर एक्सेप्टेड इन फुल, यानी जिन्होंने 1600 डिबेंचर के लिए एप्लीकेशन किया था, कंपनी उनको फुल अलॉटमेंट कर रही है, मतलब पूरा का पूरा 1600 डिबेंचर दे रही है। और आगे कह रहा कि एप्लीकेशंस फॉर 600 डिबेंचर्स वर अलॉटेड 400, यानी जिन्होंने 600 डिबेंचर के लिए एप्लीकेशन किया था, कंपनी उनको कितना दे रही है? सिर्फ 400 शेयर्स, सॉरी डिबेंचर अलॉट कर रही है, मतलब 200 डिबेंचर का पैसा कंपनी क्या कर ले रही है? एडवांस में रख ले रही है। एक तरीके से ये प्रोरेटा की कैटेगरी हो गई है ना, आपको याद है ना प्रोरेटा। अच्छा आगे कह रहा कि डिबेंचर्स वर एक्सेप्टेड इन फुल। हाँ, आगे कह रहा एंड द रेस्ट कितना बच गया भाई? 3000 में से 1600 वालों को तो फुल दे दिया गया, और 600 वालों को 400, तो 1600 और 6 22 बचा 800। तो 800 के बारे में क्या है? अंडर रेस्ट का मतलब 800 डिबेंचर्स वर रिजेक्टेड, मतलब 800 डिबेंचर के लिए जो एप्लीकेशन आई थी उसको कंपनी रिजेक्ट कर दे रही है। ऑल मनी ड्यूज वर रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑन 100 डिबेंचर्स, मतलब सारा पैसा कंपनी को रिसीव होगा सिवाय 100 डिबेंचर पे, और किस पे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला। और हमसे कह रहा कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, कोई बड़ी डील नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए एक टेबल देख लेते हैं प्रोरेटा टेबल का सोल्यूशन में। टेबल फॉर प्रोरेटा अलॉटमेंट, देखो अप्लाइड शेयर कितने थे? 3000, अलॉट कितने करेगी कंपनी? जितना वो इशू किया, यानी कि 2000 शेयर्स डिबेंचर, सॉरी बार बार शेयर आ रहा है, कोई बात नहीं। देखो कह रहा था पहले कंडीशन में कह रहा था कि जिन्होंने
1600 के लिए डिबेंचर के लिए अप्लाई किया, उनको फुल अलॉटमेंट किया जाएगा, यानी पूरा का पूरा 1600 डिबेंचर दे दिया जाएगा। दूसरी कंडीशन में कह रहा था कि जिन्होंने 600 डिबेंचर के लिए एप्लीकेशन किया गया उनको कंपनी कितना देगी, 400, यानी 200 डिबेंचर का पैसा कंपनी अपने पास रख रही है। रिमेनिंग कह रहा, तो रिमेनिंग कितना बचा भाई, 16 और 6 कितना हो गया, 22, और 3000 में से 2200 माइनस कर दो, बचा कितना, 800। कह रहा कि जो रिमेनिंग बचेंगे ना उनको कंपनी क्या कर दे रही है, रिजेक्ट कर दे रही है, उनको कुछ नहीं दिया रहा, नील हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनका सम करेंगे तो 3000 आ जाएगा, इनका सम करेंगे तो 2000 आ जाएगा, जो कि होना भी चाहिए। ओके, आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं, इसकी जर्नल एंट्री देखते हैं। तो देखो सबसे पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, देखो शेयर वाले चैप्टर में हम यहाँ लिखते थे टू शेयर एप्लीकेशन, लेकिन मैंने बताया क्या था कि जहां जहां शेयर वर्ड आएगा वहां पे हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज, सॉरी डिबेंचर लिखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, कौन सा डिबेंचर था, 15% डिबेंचर, तो हमेशा डिबेंचर के पहले जो रेट होता है ना वो आप लिखेंगे। ठीक है, हाँ, तो 15% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने शेयर के डिबेंचर के लिए पैसा आया कंपनी के पास, 3000, और एप्लीकेशन मनी कितना है डिबेंचर की, ठीक है, वो 25 है, तो 3000 इंटू 25, यानी कंपनी में कितना पैसा आया होगा, कंपनी के बैंक अकाउंट में 75,000 ऑन एप्लीकेशन। ओके, नरेशन हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, यहाँ तक ठीक है। ओके, सेकेंड एंट्री हो जाएगी 15% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर्स अकाउंट। देखो यहाँ पे हम क्या लिखते थे, शेयर कैपिटल, तो जहाँ हम शेयर कैपिटल लिखते थे वहाँ परसेंटेज डिबेंचर लिखना है, तो हमने क्या लिख दिया, टू 15% डिबेंचर्स अकाउंट और टू 15% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, यानी जो एक्सेस पैसा कंपनी के पास आया था, और जो रिजेक्ट हो जा रहा है उसको लिए हम टू बैंक अकाउंट, यानी बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट कैसे दिखाएंगे वो देख लीजिए। डिबेंचर एप्लीकेशन के सामने यहाँ कितना था, 75, तो वही सेम अमाउंट यहाँ भी रख देंगे। परसेंटेज 15% डिबेंचर अकाउंट में कंपनी उतना ही पैसा ट्रांसफर कर सकती है जितना वो अलॉट करेगी मैक्सिमम, तो कंपनी मैक्सिमम कितना डिबेंचर अलॉट करेगी, 2000, और डिबेंचर एप्लीकेशन मनी कितना है, 25, तो 2000 इंटू 25 यानी 50,000, ये चला जाएगा कहाँ, 15% डिबेंचर अकाउंट में। और कंपनी कह रहा था, सेकंड कैटेगरी में कह रहा था कि जिन्होंने 600 डिबेंचर एप्लीकेशन किया, डिबेंचर के लिए एप्लीकेशन किया, उसको कंपनी 400 दे रही है, जिसका मतलब 200 डिबेंचर का पैसा कंपनी के पास एडवांस है, उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, या यूं कहें कहाँ एडजस्ट कर लिया जाएगा, तो 15% डिबेंचर अलॉटमेंट में। तो 200 डिबेंचर इंटू एप्लीकेशन मनी कितना था डिबेंचर का, वो था 25, यानी कि 5000 कंपनी एडवांस में रख रही है। बाकी 800 डिबेंचर का पैसा कंपनी रिजेक्ट कर रही है, मतलब वापस कर रही है, तो उसको हम टू बैंक करके दिखा देंगे, 800 इंटू 25 यानी कि 20,000। आई होप आपको ये दोनों एंट्री क्लियर हो गई होगी, कोई बड़ी डील नहीं है, बिल्कुल शेयर से ही रिलेट करके है, बस आपको दो ही रिप्लेसमेंट करने हैं, शेयर की जगह डिबेंचर और शेयर कैपिटल की जगह परसेंटेज डिबेंचर, यही लिखना था। ठीक है, आइए इसके बाद हम अलॉटमेंट का ड्यू बनाते हैं थर्ड एंट्री में। तो 15% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर, ठीक है, कितना, अब यहाँ से जितना कंपनी अलॉट करेगी वही दिखाना, क्योंकि जो एक्सेस था वो हमने एडजस्ट कर लिया अलॉटमेंट में। ठीक है, तो 2000 का अलॉटमेंट होना है, और अलॉटमेंट मनी कितना, 25, यानी कि 50,000 हो जाएगा। नरेशन हो जाएगा बीइंग डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू। इसके बाद फोर्थ एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो ध्यान से सुनो, 50,000 तो लेना था, अलॉटमेंट पे जो ड्यू बना है टोटल वो 50,000 का बना है, लेकिन 5,000 ऑलरेडी कंपनी के पास क्या है, एडवांस में पड़ा हुआ है, तो इसको एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो 50 में से 5 माइनस कर देंगे, गाइस यहाँ पे इसको सही कर लीजिएगा, ये आएगा 45,000। ठीक है, बैंक वाली एंट्री में कितना आएगा, इसको आप सही कर लीजिएगा, 45,000 आएगा, क्योंकि 50,000 ड्यू बना है अलॉटमेंट पे, 5,000 अलॉटमेंट का ऑलरेडी एडवांस है, तो ये 5,000 माइनस कर देंगे, तो बैंक वाली एंट्री में आ जाएगा कितना, 45,000, और नरेशन हो जाएगा बीइंग डिबेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव। इसके बाद इसकी लास्ट एंड फिफ्थ एंट्री करेंगे, 15% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर अकाउंट, 2,000 डिबेंचर इंटू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी कितना, 50, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 लाख आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसकी बैंक वाली करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ एक डिबेंचर होल्डर था जिन्होंने 100 डिबेंचर का पैसा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं दिया था, इसलिए इस एंट्री में कॉल्स इन अरियर अकाउंट को भी डेबिट कर देंगे 100 डिबेंचर्स पे, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी कितना, 50, यानी कि 5,000 का पैसा नहीं मिल रहा है, तो 1 लाख में से 5,000 माइनस कर देंगे, यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कंपनी को कितना रिसीव हुआ होगा, 95,000 ओनली। ओके, और नरेशन हो जाएगा बीइंग डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए आज का लास्ट और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो गाइस, इसमें ये भी आसान है, इसमें कह रहा है कि
बालाजी लिमिटेड इशू 10,000 13%, यहाँ देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया, उसमें 15 था इसमें 13 है। डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, यानी एक डिबेंचर की वैल्यू कितना 100। पेबल एज फॉलोज ₹20 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट एंड 50 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ऑल द डिबेंचर्स वर अप्लाइड, यानी सारे डिबेंचर्स मतलब 10,000 डिबेंचर के लिए अप्लाइड हुए। अजय द होल्डर ऑफ 300 डिबेंचर्स पेड द इंटायर अमाउंट ऑन हिज होल्डिंग ऑन अलॉटमेंट, यानी अजय एक डिबेंचर होल्डर है जिसके पास 300 डिबेंचर था, इसने अपना जो पैसा, ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे देना था उसे अलॉटमेंट पे ही दे दिया एडवांस में, तो दैट इज कॉल्स इन एडवांस। वो कह रहा है विजय द होल्डर ऑफ 200 डिबेंचर्स फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल, तो विजय बदमाश है, इसने क्या किया, जो पैसा इसको देना था अलॉटमेंट में 200 डिबेंचर का वो दिया ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉल्स इन एरियर हो गया। हमसे कह रहा कि पास एंट्री, सिंपल है, ठीक है, कोई बड़ी डील नहीं है, हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर का कॉन्सेप्ट। तो देखो पहले एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 10,000 डिबेंचर था, 20 डिबेंचर एप्लीकेशन मनी है तो 2 लाख हो जाएगा। नरेशन हो जाएगा बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। इसकी सेकंड एंट्री हो जाएगी, इसमें क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन है नहीं, नॉर्मल एंट्री होगी, 13% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर अकाउंट, कोई कॉल्स इन एरियर वगैरह नहीं है यहाँ पे, तो पूरा का पूरा 2 लाख रुपया यहाँ दिखा देंगे, ठीक है। इसके बाद हम इसकी थर्ड एंट्री करेंगे, यानी अलॉटमेंट का ड्यू बनाएंगे, और एंट्री हो जाएगी 13% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर अकाउंट, 10,000 डिबेंचर थे और डिबेंचर अलॉटमेंट मनी कितना है 30, यानी कि 3 लाख हो जाएगा, और नरेशन हो जाएगा बीइंग डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू। इसके बाद इसकी बैंक वाली एंट्री करेंगे। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर टू कॉल्स इन एडवांस, यानी अलॉटमेंट के समय दोनों चीज़ें